ये जो लेजर बीम है, यह इस पूरे मटेरियल को, इसका दो हिस्सा हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक हिस्सा है मैरून कलर का, सैफरन कलर का एनालेट, और एक है ग्रीन कलर का मैट्रिक्स। ये एनालेट जो है, सपोज करो अगर हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं कोई पेप्टाइड को, एनालेट क्या हो जाएगा हमारा? एनालेट हो जाएगा पेप्टाइड। ओके, और जो मैट्रिक्स स्पॉट है वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस कंपाउंड को हम लोग इस पर्पस के लिए यूज करेंगे, वो यहाँ पर हो जाता है। अब जब आप इसको टॉफ टेक एनालिसिस करेंगे, टॉफ एनालिसिस क्या होता है? टॉफ का फुल फॉर्म होता है TOF। टॉफ का फुल फॉर्म होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जब आप इसको स्प्रे करेंगे, तो स्प्रे करने के बाद कैसे हम लोग पिचकारी से स्प्रे करते हैं, तो बहुत दमदार तरीके से मशीन के थ्रू होता है ये। तो जो लाइटर आयंस हैं, जो हल्के आयन है ना, तो जो लाइटर आयंस हैं, ये आयंस जो हैं वह बहुत ही तेजी के साथ एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेटेड मोर रैपिडली, बहुत तेजी के साथ एक्सेलरेट होता है। और जब बहुत तेजी के साथ एक्सेलरेट होगा, ये ट्रैवल भी क्या करेगा? बहुत ज्यादा। तो ये ट्रैवल फास्टली, बहुत तेजी से ये फास्टली करेगा टू द डिटेक्टर। तो जो लाइटर आयंस हैं, जैसे स्पार्टेट और ग्लूटामेट में, स्पार्टेट जो है वो लाइटर है इसकी तुलना में, ग्लूटामेट की तुलना में। तो अगर यहाँ पर एक सवाल पूछे आपसे, स्पार्टेट है और ग्लूटामेट है, जब इन दोनों को इस टेक्निक से थ्रो करेंगे तो डिटेक्टर के पास पहले कौन पहुंचेगा? तो डिटेक्टर के पास पहले पहुंचेगा लाइटर, जबकि उस समय जो हैवी है वो थोड़ा सा पीछे ही रह जाएगा। तो क्योंकि लाइटर आयन है, इस पर भी एक माइनस चार्ज है न्यूट्रल पीएच पर, इस पर भी एक, दोनों पर माइनस चार्ज है, लेकिन इसका वजन जो है वह इस ई से, मतलब कि ग्लूटामेट से कम है, अतः जो स्पार्टेट है वो तेजी से डिटेक्टर पर पहुंचेगा। तो ऑब्वियसली इसका हिट जो है वो पहले ऑब्जर्व किया जाएगा, और जो ग्लूटामेट है जिसको ई कह रहे हैं, उसका हमको बाद में महसूस होगा। जैसे कैसे क्रिकेट में एक बॉलर ने 6 बॉल फेंके, तो उनका जो स्पीडोमीटर पर रीड होता है, उसके बाद जो ग्राफ बनता है, इमेज बनता है, उसमें क्या दिखाता है कि कौन बॉल कितना आगे पीछे उस वक्त रह जा रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के कारण क्या हो रहा है, अब इस एनाइलेट स्पॉट के चारों तरफ ये जो मैट्रिक्स है वो क्या कर रहा है, देखिए कैसे बढ़िया से एक घेरा बना लिया है। ठीक है, अब ये घेरा बना लिया, और इस घेरा बनाने के बाद हम क्या इस पर देखते हैं? प्रोटॉन ट्रांसफर। ये जो एनाइलेट है उस पर प्रोटॉन का ट्रांसफर किया जाता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर बीच में क्या हो गया है, देखिए बीच में क्या हो गया, ये बीच में प्लस चार्ज हो गया। अब ये प्लस चार्ज हो गया तो अभी एकदम एकदम एक्टिवेट हो चुका है। अब ये जाके द मास एनालाइजर के जो डिटेक्टर है उस पर ये गिरेगा, और उसके बाद कंप्यूटर पर इसका एक ग्राफ जो है वो स्केच होगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक फंडामेंटल इसका कॉन्सेप्ट है ESI टॉफ का, इसका नाम भी होता है ESI टॉफ। ESI टॉफ जो है वह इसी बेसिस पर काम करता है। ठीक है, और इसी बेसिस पर काम करने के कारण हम लोग इसको स्टडी करते हैं, और इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो हम लोग ऑब्टेन करते हैं। अब हम लोग को समझने की आवश्यकता है, कोई एग्जाम्पल लेके चलें। आपने देखा होगा एक एग्जाम्पल मैंने पुटअप किया है, और उस एग्जाम्पल को हम समझाते हैं कि कैसे ये काम होता है, कैसे इसका ऑब्जर्वेशन होता है। एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ 5 picamole each of
इंसुलिन, जिसको हम लोग आई से इंडिकेट कर रहे हैं, एंड बीटा लैक्टोग्लोबुलिन, ठीक है, जिसे हम लोग एल से इंडिकेट कर रहे हैं, was ionized by Malti, ठीक है, which predetermined predominating slightly charged molecular ions from proteins and peptides। ये क्वेश्चन है। अब यहां पर जो है सिंगली को तो ऐसा है जी, सिंगली चार्ज्ड। अब यहां पर जो बात है, यदि ये क्वेश्चन आता है तो हम बहुत आराम से इसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद लगाते हैं कि मिक्सचर जो है वो कितना का है, 5 पिकोमोल ईच, दोनों का समान है। जो हमारा मटेरियल है वो क्या है, इंसुलिन है एंड बीटा लैक्टोग्लोबुलिन है, ठीक है। अब इंसुलिन यहाँ पर पेप्टाइड है, बीटा लैक्टोग्लोबुलिन जो है वो प्रोटीन है, और इसको आयनाइज्ड किया गया किस टेक्निक से, माल्डी टेक्निक से। अब सिंगली चार्ज्ड मॉलिक्यूलर आयंस फ्रॉम प्रोटीन, ठीक है ना, तो एक्सक्यूज मी, प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स। अब यहां पर जो है हम देखें कि क्या कंडीशन है। तो पहला जो कंडीशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन आयन, वो कुछ इस प्रकार से है, इंसुलिन है प्लस एक प्रोटॉन जो है उस पर मौजूद है, H प्लस आयन, और दूसरा है लैक्टोग्लोबुलिन यानी बीटा लैक्टोग्लोबुलिन है, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं L प्लस एक प्रोटॉन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको इंडिकेट करते हैं अपने मीनिंग के द्वारा। भाई हम इस प्रकार से इसको इंडिकेट करेंगे कि आई इंसुलिन को रिप्रेजेंट किया और H प्लस आयन जो है वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर गया, H प्लस आयन जो है प्रोटॉन। तो ये जो हमारा एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, ओके। अब सपोज करो एग्जांपल हम दें आपको, ये मान लो कि हमको कहीं पर ऐसा लिखा दिखे, ऐसा लिखा 2i प्लस H प्लस, ठीक है, 2i प्लस H प्लस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये जो 2i इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है इंसुलिन डायमर को, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इंसुलिन डायमर को। और अगर कहीं अगर इस तरह से लिखा मिले कि L प्लस 2 प्रोटॉन, अगर इस तरह से कहीं लिखा मिले, इसका मतलब क्या होगा, यहां पर दो चार्जेस पर 2 प्लस चार्ज है। तो निश्चित रूप से इस तरह के रिप्रेजेंटेशन से हम क्लियरली चीजों को फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 इंसुलिन है, एक प्लस चार्ज है, तो कभी ये भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 2 इंसुलिन है और 2 प्लस चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है, ये देखो, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, है ना। एक लैक्टोग्लोबुलिन है, 2 लैक्टोग्लोबुलिन है प्लस एक प्लस चार्ज है। इस तरह से हम कई कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। अगर हमको एक कॉम्बिनेशन ही बनाना रहे, अगर एक कॉम्बिनेशन ही बनाना, तो देखिए हम कैसे लिखते हैं, L प्लस H प्लस, प्लस वैसे यूज करें। दूसरा 2L प्लस H प्लस, तीसरा 2L प्लस 2H प्लस, तीसरा L प्लस
2H प्लस प्रोटॉन। अब इन सारे का मीनिंग तो हम क्लियरली समझ सकते हैं, हमारे कोई इशू नहीं है। क्यों इशू नहीं है? क्योंकि यहाँ पर लैक्टोग्लोबुलिन एक यूनिट है, एक प्रोटॉन है। यहाँ पर लैक्टोग्लोबुलिन का डाइमर है, एक प्रोटॉन है। यहाँ लैक्टोग्लोबुलिन का डाइमर है और 2 प्रोटॉन और 2 प्लस चार्ज है इस पर। यहाँ लैक्टोग्लोबिन 1 है, 2 प्लस चार्ज है उस पर। करेक्ट? इस प्रकार से मॉलिक्यूल का जो स्टेटस रहेगा, हम उस बेसिस पर इसका लिखाई जो है वो करेंगे। ठीक है? अब किसी को अगर कुछ सवाल पूछना है, इस चीज को हम चाहें तो इमेज द्वारा भी दिखा सकते हैं। कैसे? कि हम लोग एल को इंडिकेट करते हैं ब्लैक सर्कल से और आई को इंडिकेट करते हैं रेड सर्कल से। तो पहले वाला कंडीशन में एक ब्लैक सर्कल और एक रेड सर्कल। दूसरे वाला कंडीशन में क्या हो जाएगा? एक रेड सर्कल और 2 ब्लैक सर्कल। देखिए, 2 ब्लैक सर्कल। इस प्रकार से हम इन चीजों को भी डायग्राम्स के द्वारा दिखा सकते हैं। अब एक ग्राफ को कैसे पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना? मैं कोशिश करता हूं इसमें एक ग्राफ बनाने के लिए, और जो आपके स्टडी मटेरियल में ग्राफ बना हुआ है उसी ग्राफ को मैं आपको दिखा रहा हूं। अब चले जाएंगे तो बहुत सारे ग्राफ आपको दिखेंगे भी। अब इधर जो है वो इंटेंसिटी है, और नीचे जो है वो मास बाय चार्ज है। तो हम लोग मास और चार्ज दोनों ले रहे हैं। अब जो मास एंड चार्ज की बात आती है, तो अगर आप देखें लैक्टोज प्लस एक प्रोटॉन, इनका जो मास है वो है 18,364 यूनिट, जबकि इंसुलिन प्लस एक प्रोटॉन का जो वजन है वह इससे काफी कम है, 5,733.9 यूनिट। ओके, इसका मतलब है कि लैक्टोग्लोबुलिन इज हायर मॉलिक्यूलरली, ज्यादा वजनदार है। अगर दोनों को फेंका जाए तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा डिटेक्टर के पास? जो लाइट वजन का है, मतलब ये जो है वो सबसे पहले पहुंचेगा। अब देखिए ग्राफ को एक स्केच किया गया है, और इस ग्राफ को मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सही, लेकिन मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देख रहे हैं आप ग्राफ को हम हल्का ऐसे बना, ये पीक है। हम सब जानते हैं कि इस तरह का ग्राफ का मतलब क्या होता है कि कोई चीज एक समय 0 है, एक समय 1 है। ओके, और जब वो मास चार्ज की तुलना में बढ़ रहा है तो पीक दिख रहा है, पल्स, जैसे कि कार्डियो का पल्स दिखता है। अब यहां पर लिखा गया क्या? यहां पर लिखा गया इंसुलिन आई प्लस 2 प्रोटॉन, 2 प्लस चार्ज इस पर है। ठीक है भाई, ऊपर में लिखा गया इंसुलिन प्लस एक प्रोटॉन। ठीक है भाई, करेक्ट। यहां लिखा गया बीटा लैक्टोग्लोबुलिन प्लस 3 प्रोटॉन। बढ़िया, ठीक है। उसके बगल में लिखा गया बीटा लैक्टोग्लोबुलिन प्लस 2 प्रोटॉन। बढ़िया है भाई। यहां लिखा गया 2 इंसुलिन प्लस प्रोटॉन। यहां है लैक्टोग्लोबुलिन प्लस प्रोटॉन। अगर इस तरह का ग्राफ मिलता है तो हम इस तरह के ग्राफ को कैसे एनालाइज कर सकते हैं?
तो हम इस ग्राफ के लिए सबसे पहले लिखते हैं एक सिद्धांत कि lighter ions are accelerated more and rapidly travels to the mass detector. यही आपका फंडा है जिसको आपको करना है। अब आप देखिए यहां जितने हैं इन सब में सबसे लाइटर आयन कौन है? आंसर आता है सबसे लाइटर आयन सर ये है, एक इंसुलिन प्लस एक प्रोटॉन। ठीक है, आंसर मिल गया। इसका पीक कैसे दिख रहा है? सर इसका पीक तो सबसे ऊपर दिख रहा है। क्यों इसका पीक सबसे ऊपर दिख रहा है? क्योंकि सर ये सबसे ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट हुआ है और सबसे जल्दी डिटेक्टर पर पहुंचा है, इसलिए इसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो क्या है? सबसे ज्यादा है, इसलिए सर यहां पहुंच गया है। बढ़िया, ठीक है। अब इस इंसुलिन की तुलना में आप देखिए कि 2I मतलब इंसुलिन का डायमर जो है वो कहां पर है? सर वो तो काफी नीचे है। क्यों नीचे है ये? सर क्योंकि इसका मास जो है वह इस इंसुलिन की तुलना में लगभग 2 गुना है। तो ये जो है धीरे से पहुंचा है, इसलिए इसका पीक जो है वो क्या दिख रहा है? कब दिख रहा है। ठीक है। एक और इंसुलिन है, यह इंसुलिन जो है उसमें क्या है? 2 प्रोटॉन है। अब इसी इंसुलिन को हम लोग अब क्या करें, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इस इंसुलिन को हम अरेंज करें। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग दिखाएं लोअर मॉलिक्यूलर वेट टू हायर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, हायर मॉलिक्यूलर वेट, ये हम लोग मॉलिक्यूलर वेट दिखा रहे हैं। एकदम अच्छे से आप लोग देखिएगा, आप खुद ब खुद समझ जाइएगा कि सर अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग। सर लोअर मॉलिक्यूलर वेट जो है सबसे कम जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो एक इंसुलिन प्लस एक प्रोटॉन। सर उसके बाद जो है जिसका ज्यादा है वह एक इंसुलिन प्लस 2 प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन में क्या होता है? न्यूक्लियर मास होता है। और सर जो सबसे भारी है सर वो है 2 इंसुलिन प्लस एक प्रोटॉन। इसी बेसिस पर इनका अरेंजमेंट जो होता है वो क्या होता है देखा जाता है। थोड़ा सा पीक मेरा ऊंचा नीचा हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फंडामेंटल यही है। अब आप लैक्टोबैसिलस को देखिए, सॉरी लैक्टोबैसिलस नहीं, लैक्टोग्लोबुलिन्स को देखिए। तो लैक्टोग्लोबुलिन्स को अगर आप गौर करेंगे देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से बातें समझ में आएंगी। देखिए यहाँ लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोग्लोबुलिन्स है, यहाँ भी लैक्टोग्लोबुलिन्स है और यहाँ भी लैक्टोग्लोबुलिन्स है। इन तीनों खासियत क्या है कि इसमें सिर्फ प्रोटॉन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? प्रोटॉन बढ़ रहा है। तो जो सबसे हल्का है नंबर 1 वह है L प्लस H प्लस आयन, जो उससे भारी है वह है L प्लस 2 H प्लस आयन, और जो सबसे भारी है फाइनली वो है L प्लस 3 H प्लस आयन। ठीक है, थोड़ा पीक ग्राफ हम उतना हाथ रिफाइंड वे में नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली आपको समझ में आ जाएगा कि ये सबसे ज्यादा एक्सेलरेट होगा, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, और इसकी तुलना में इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? सबसे कम होगी। स्पेक्ट्रोमेट्री की बात होती है तो सबसे पहला बात क्या करते हैं कि जो भी वैल्यूज हम पढ़ रहे हैं, जो भी वैल्यूज हम देख रहे हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू। भाई प्रोटीन में क्या सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का? पहला तो हमें ये पता करना है ना, ये हमें पता चल जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे लिए? सेकंड पॉइंट क्या है कि हाईली एक्यूरेट मेजर ऑफ द मॉलिक्यूलर weight
ऑफ अ प्रोटीन। ये भी मिल गया, हमको फायदा हो गया ना, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमेट्री है तो हमको वेट भी आराम से मिल जाएगा। तीसरा इसमें क्या है? तीसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ गिवन अननोन protein is determined by the accurate molecular mass, ठीक है, obtained through मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब क्या है, आज के दौर में जाओगे ना लैब में, तो सबका प्रोटोकॉल कैसे हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देखते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या है कि भाई 280 नैनोमीटर पर होगा तो ये जो होगा वो न्यूक्लिक एसिड्स होगा। 260 पर क्या हो, मतलब वहां पर पहले से ही स्टैंडर्ड बना हुआ है, अगर आपको वो मिल रहा है इसका मतलब वो चीज वही है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है कि अगर आपको शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड का अगर डिटरमाइन करना है टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड है ना, अगर शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड को अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑब्टेन करना है तो माल्डी ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड ESI मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये सब बहुत ही यूजफुल है। तो किसी हाल में भी जो एक्यूरेसी है वह हमेशा इससे बहुत ज्यादा होता है। अब हम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री का कुछ पर्टिकुलर स्टाइल देखते हैं। इसमें है कि MS मास स्पेक्ट्रोमीटर और इसको बोलते हैं और कहते हैं इसको हम लोग टैंडेम मास स्पेक्ट्रोमेट्री। आजकल इससे भी खूब क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, आजकल इससे भी जब भी क्वेश्चन आता है तो इस टैंडेम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से भी क्वेश्चन आता है कि ये क्या चीज है, इससे कैसे डेटा। क्यों नेक्स्ट क्लास जो होगा इसका, उस नेक्स्ट क्लास में इससे तमाम पूछे हुए क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के हम लोग सॉल्व करेंगे, दिमाग में बिठा के चलिएगा। तो अगर हमें ये सारी चीजें जो हैं वो, अब जैसे कि वैल्यूज है, ये जो हमने कहा है ये एकदम दिमाग में रहना चाहिए, इससे आप अपने आप को बचा नहीं सकते। अगर ये आपके दिमाग में है तो आप देखेंगे कि स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन इससे पूछाता है, ये सारी बातें वहां रखी जाती हैं, थोड़ा भी भ्रम की स्थिति नहीं रहना है ना। तो छोटे छोटे जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनका जो है एक्यूरेट जो उनका मॉलिक्यूलर सीक्वेंसिंग है, कैसे सीक्वेंस्ड है, उसके लिए MS या टैंडम MS जो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, वह इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है इसका जो फंडामेंटल है उसमें क्या है कि जो भी पेप्टाइड हम पिकअप कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका हर एक जो अमाइनो एसिड है उसका जो चार्ज है वह वेवलेंथ पर काउंट करते हैं। आप सब जानते हैं कि वेवलेंथ पर जब भी कोई हम अगर थ्रो कर रहे हैं, बीम थ्रो कर रहे हैं, लेजर थ्रो कर रहे हैं, तो लेजर थ्रो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वह एक न एक वेवलेंथ को तो कैच करेगा ही। उस पर कैसे ये काम करता है टैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसकी चर्चा करेंगे और हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपने अगले क्लास में, ठीक है। तो अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको एकदम फॉलो करना है। साथ में हम देखेंगे कि ये कैसे अमाइनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है और कैसे हम इससे पूछे हुए क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग खूब मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट सबको।